इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने चुनावी जनसभा की दृष्टि से चुनाव के मुद्दे आप सबके सामने रखे और उन्होंने बहुत गहराई से बताने का प्रयास किया है कि इलाके का विकास किस तरीके से पिछड़ गया, वंचित हो गया और मुख्य धारा में जो आगे बढ़ना था उसके बढ़ने में क्या कठिनाई आई, इस पर उन्होंने चर्चा की। मीनाक्षी जी ने भी तर्कों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर आपको बताया कि आपका हक कैसे मारा गया है। मित्रों, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात को रखता है और कोशिश करता है कि वो ये बताए कि वह लोगों की सेवा कैसे कर रहा है और कर सकता है। आप सब लोगों में से बहुत को मैं देख रहा हूं कि भाजपा के फुटके लगा करके बैठे हैं, कुछ भाजपा के समर्थक हैं, कुछ भाजपा से जानना चाहते हैं। जब चुनाव की बेला आती है तो लोगों में हमेशा भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखता है। वोटर कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाता है, वो सोचने लगता है कि मैं साथ दूं तो किसका दूं और कौन मेरा सही हितैषी है। मैं बार बार सभी लोगों को कहता हूं, कभी भी इस आधार पर वोट मत दो कि कोई भी व्यक्ति आगे क्या करेगा। हमेशा इस आधार पर वोट उस पार्टी को दो जिसका अतीत अच्छा रहा है तो आगे भी अच्छा रहेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी की गाथा तो बताऊंगा नहीं, उनकी गाथा तो आप खुद जानते हैं, आपको खुद मालूम है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं, आपने मई महीने में 2019 में मोदी जी को दोबारा सातों की सातों सीटें जीत करके दिल्ली में आपने विजयश्री दिलाई। मैं 2014 से 2019 की बात नहीं कर रहा, मात्र 8 महीने की बात कर रहा हूं। 8 महीने के अंदर मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जो 70 साल नहीं हो पाए, उन कामों को पूरा करके दिखा दिया 8 महीने के अंदर। ये हमारा अतीत है और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस विधानसभा में आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे और जो रुके हुए काम दिल्ली के हैं उसको तीव्र गति से मुख्य धारा में डालकर फास्ट ट्रैक में उसको पूरा करेंगे। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी मीनाक्षी जी चर्चा कर रही थी 370 धारा की, ये टेम्पररी थी। हम लोगों ने नहीं कहा था कि ये टेम्पररी रहेगी, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये टेम्पररी है, इसको बाद में हम समाप्त कर देंगे। 2 बार उनकी सरकारें मेजॉरिटी में आई, 3 बार नेहरू जी की आई, इंदिरा गांधी की आई, राजीव गांधी की आई, लेकिन ये टेम्पररी 300 धारा 70 नहीं हटी। लेकिन मोदी जी को आपने 303 एमपी जिता के भेजे, दिल्ली से सातों के सातों एमपी जिता के भेजे, धारा 370 धाराशाही हो गई। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि ये जम्मू कश्मीर की बात से भारत के लोग खुश हैं। भारत के ही लोग खुश नहीं हैं। भारत के साथ में, जिसको हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं भारत में, तो लोग कहते हैं कि शायद वहां दिक्कत होगी, शायद उनको ये पसंद नहीं आया होगा। आपको जान करके खुशी होगी कि हमसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 हटने पर खुश हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लंबे समय से 70 साल से लटका हुआ मसला था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां से कोई भी व्यक्ति ट्राइबल जीत करके नहीं आ सकता, क्योंकि ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां नहीं थी। वहां का गुर्जर और बकरवाल मुसलमान जो देशभक्त है,
जो भारत की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़ता है, उसको विधानसभा और लोकसभा में सीट नहीं थी। धारा 370 हटने के बाद अब वो भी चुनाव लड़ सकेंगे और पहली बार विधानसभा और लोकसभा में ट्राइबल सीट से लोग जीत करके जा सकेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं लग सकता था। धारा 370 रहने के कारण सफाई कर्मचारी का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था। लेकिन आज जब धारा 370 हटी, 35A हटा है, तो भारत के जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि का बेटा अब जज भी लगेगा, अफसर भी लगेगा, डॉक्टर भी लगेगा, इंजीनियर भी लगेगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत के 106 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, यह जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। इसलिए भारत सरकार का पैसा हलवा मांडा खाए जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। ये नेता मौज बना रहे थे। आज इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि अब इंक्वायरी होगी, ऑडिट होगा और ये नेता या तो जेल में होंगे या बेल पर होंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। आपको आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, ये कानून लगा। महिलाओं का उत्पीड़न होता था। प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चाइल्ड, जिसको हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है, यह कानून भी जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। अब धारा 370 हटने के बाद अब यह कानून लगेगा। अभी अभी वहां आजादी के बाद बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव पहली बार हुआ आजादी के बाद। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 310 सीटों में 300 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी ने 80 सीटें जीती, पैंथर्स पार्टी ने 7 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती है, 1 सीट। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव ही नहीं लड़ा। सोफिया, जिसके बारे में हम आतंकवाद की बात सुनते हैं, वहां वोट पड़े हैं 85%। पुलवामा में वोट पड़े 86%। श्रीनगर में वोट पड़े 100%, 100% वोट पड़े। और आपको जानकर के खुशी होगी कि सोफिया की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमको ध्यान रखना है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आपसे ज्यादा खुशी 370 हटने की जम्मू कश्मीर मना रहा है। अभी अभी हमारे मेघवाल साहब जम्मू कश्मीर होकर के आए हैं। वहां के लोगों की खुशियां इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे कि पहली बार उनको आजादी महसूस हो रही है कि वह इन 2 परिवारों से निकल करके जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हुआ है। यह पहली बार वहां पर हुआ है। पंचायतों का पैसा श्रीनगर की तिजोरी में बंद हो जाता था और नेता अपनी खुशी से हलवा मांडा बांटते थे। अब मोदी जी का पैसा करोड़ों करोड़ रुपए सीधे पंचायत के प्रधान को जा रहा है और वहां से जमीन पर लग रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। राम जन्मभूमि का मुद्दा मीनाक्षी जी ने उठाया। यही कांग्रेस के वकील थे ना कपिल सिब्बल, जो कहते थे कि 2019 से पहले इसका फैसला मत करो, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? ये है देश के रक्षक, इनको वोट देश से पहले दिखता है। और आपको मालूम होगा कि समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल लटका हुआ मुकदमा उसको सुलझा दिया और समाज में एकता ला करके खड़े कर दी। यह हमको ध्यान रखना है। ट्रिपल तलाक का मसला है, हमको नैतिक अधिकार है भैया। अगर हम सती प्रथा समाप्त कर सकते हैं, अगर हम बाल विवाह समाप्त कर सकते हैं, अगर हम दहेज प्रथा बंद कर सकते हैं कानूनन, अगर हम महिलाओं को, बहनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दे सकते हैं, तो फिर ये 13वीं शताब्दी का लटकता हुआ तलवार ट्रिपल तलाक, इसको समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी ने इसको समाप्त कर दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और हमारे कांग्रेस के साथी बोलते हैं मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा, मेरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। देश नहीं दिखता इनको, इनको वोट दिखता है। मोदी जी को देश दिखता है, बीजेपी को देश दिखता है, उनको वोट दिखता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। ईरान में इस्लामिक देश है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। इंडोनेशिया, मलेशिया में ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। ईरान में ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। सीरिया में ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। ये इस्लामिक देश है और हमारा धर्मनिरपेक्ष देश जो मर्जी चलता रहे। यहां पर हमारे यहां एक कानून जिसके माध्यम से जो ये 13वीं शताब्दी का कानून था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मुद्दे अगर हम देखने चाहें, देश के मुद्दों की चर्चा मैंने आपसे की। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोदी जी के आशीर्वाद से नितिन गडकरी ने 2 साल के अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाकर 60,000 गाड़ियों को प्रतिदिन जो दिल्ली के अंदर आती थी उनको बाहर से निकालने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 60,000 गाड़ियां प्रतिदिन जो दिल्ली में आती थी और प्रदूषण करके जाती थी, अब वो दिल्ली में नहीं आती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से निकल जाती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए कि अंडरग्राउंड आईटीओ के बाद पास का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? 50 to 60,000 व्हीकल्स प्रतिदिन अंडरपास से निकल जाएंगे। आप बताइए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का फर्स्ट फेज बन गया कि नहीं बन गया? और सेकंड फेज पे काम चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? आप ये जहां जहां हमको मौका मिला, हमारी सरकार को जो जो मौका मिला, उस पर हमने काम किया है कि नहीं किया है? अब हमको दिल्ली के बाहर तो काम करने का मौका मिल गया, लेकिन दिल्ली के अंदर भी काम करने का मौका दो। प्रवेश रतन को जिता करके भेजो। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। विकास की दृष्टि से हर तरीके के काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मुख्य धारा में शामिल हो सब लोग, इसके लिए हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। आप बताइए, जो भारत सरकार कर सकती थी, मोदी जी ने 1731 कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया कि नहीं दिया? उसको अधिकृत किया कि नहीं किया? और आप बताइए केजरीवाल ने इसमें रोड़े अटकाए थे कि नहीं अटकाए थे? इसको रोकने का प्रयास किया था कि नहीं किया था? अब आप बताइए, ये 40 लाख लोग अब अपनी प्रॉपर्टी पर लोन ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे? मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब उनको सीवरेज का कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पानी का कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताइए, इतना बड़ा अन्याय चल रहा था दिल्ली में। मोदी जी सेवा करना चाहते थे, केजरीवाल रोकना चाहता था, उसके बावजूद भी मोदी जी ने कैबिनेट में लाकर अपने हस्ताक्षर से आपको 1731 कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी जहां झुग्गी वहां मकान। वैसे तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 5 साल से लगे हुए थे कि हमारे को पक्के मकान बनाने दो। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू होने की। अब पीएम उदय के माध्यम से जहां झुग्गी वही मकान, 30 स्क्वायर मीटर का मकान, 2 कमरे और 2 कमरों के साथ साथ एक बाथरूम और एक रसोई घर और साथ में बालकनी। और जब ये मकान बनेगा तो तब तक के रहने का उस झुग्गी वाले को उसके रहने का इंतजाम भी भारत सरकार करके देगी। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारी योजनाएं जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाली योजनाएं हैं, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं भारत सरकार में मंत्री रहा, स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने आयुष्मान भारत मोदी जी के आशीर्वाद से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम लागू की, दुनिया की, और ये डिजिटल है। कोई व्यक्ति अपने अंगूठे से
किसी भी हॉस्पिटल में जहां आयुष्मान भारत की सुविधा है, वो दबा करके वो पता लगा सकता है कि साल में 5 लाख रुपए में से उसके परिवार के कितने सदस्यों को इसकी फैसिलिटी मिलेगी, कितनों ने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा बचा हुआ है, और जिस हॉस्पिटल में तुम चाहोगे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ऐसी स्कीम बना करके दी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। 1 साल के अंदर 60 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। 75-100 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली इससे वंचित रही। आज ये बिजली पानी फ्री की बात करते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हम लोग आयुष्मान भारत में सारे ऑटो वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, झुग्गी झोपड़ियों में रह करके जो मेड का काम करती है वो, घर में काम करने वाला व्यक्ति, हमारे जूते का काम करने वाले व्यक्ति, हर के लिए कैटेगरी वाइज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में हेल्थ का सालाना कवरेज देना मुफ्त तय किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने इसको लागू नहीं होने दिया। आप बताइए, टैक्सी वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ऑटो वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जिनको मैं आयुष्मान भारत में लाना चाहता हूं, जो कैटेगरी से आएंगे। रैग पिकर, जो ये कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाते हैं ना, रैग पिकर। बेगर, भीख मांगने वाले। डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कॉबलर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, मेसन, लेबर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली, स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, माली, होम बेस्ड वर्कर, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर टू ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कार्ड पुलर, बैलगाड़ी वो कार्ड खींचने वाले, रिक्शा पुलर्स, शॉप में वर्कर, असिस्टेंट, पीएन, ये कैटेगरी जो ये काम करता है उसको 5 लाख रुपए का सालाना कवर देने का हमने तय किया। ये आयुष्मान भारत में मैंने आपको ये कैटेगरी इसलिए पढ़ के सुनाई कि दिल्ली में रहने वाले ये सब लोग आयुष्मान भारत में आते हैं, लेकिन केजरीवाल ने इनको रोका है और ये कहता है कि ये गरीबों का बसिया, ये कहता है कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। गरीबों का हक छीनने का काम इसने किया। आप बताइए, दिल्ली आयुष्मान भारत से वंचित है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा पाप है कि नहीं है? इस पाप से हमको निजात दिल्ली को दिलाना है कि नहीं दिलाना है? अगर दिलाना है तो प्रवेश सदन को पहुंचाना है, बीजेपी की सरकार लानी है, इनको हटाना है, आयुष्मान भारत लाना है, गरीबों की सेवा करनी है। ये मुद्दे हैं। अभी चर्चा हो रही थी, आप बताइए, हम क्या कहते थे कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे। आज मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि चलो मैं तुमको स्कूल दिखाता हूं। इसका मतलब स्कूल दिखने लायक नहीं है, तभी तो दिखाएगा ना। नहीं तो मुख्यमंत्री को यह कहने की क्या जरूरत होती कि आओ तुमको मैं स्कूल दिखाता हूं। इसका मतलब एक आधे को रंग रोगन कर दिया होगा, वही ले जाएगा। 500 नए स्कूल खुलेंगे, छुट्टी। 20 नए कॉलेज खुलेंगे, खुले। 15 लाख सीसीटीवी लगे। आप बताइए, फ्री वाईफाई होगा, हुआ फ्री वाईफाई? ये इसलिए मैं कहता हूं, इस आधार पर मत चुनो कि कौन क्या करेगा, किसने क्या किया है, उस आधार पर चुनो और हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने सब कुछ करके दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। विकास की नई कहानी लिखने की कोशिश चल रही है, आप सबका उसमें सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूं, सिर्फ आप अपने तक मत रखना। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के घर घर सुनाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि दिल्ली के हक को जिसने लूटा है उसको घर बिठाना जरूरी है, और जो दिल्ली का हक दिलाएगा उसको काम पे लगाना जरूरी है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसलिए उनको काम पर लगाइए। मुद्दे बहुत हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। अब ये आजकल कुछ लोग बागों में बैठे हुए, कोई इस बाग में बैठा है, कोई उस बाग में बैठा है। क्या है ये? छोटे छोटे बच्चे क्या कभी वो भाषा बोल सकते हैं? उनको सिखाया गया है। किसने सिखाया है? जो वहां पर मंच पे भाषण देते हैं। ये आप पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जाकर के भाषण देते हैं। और सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? अरे महात्मा गांधी ने कहा था
1947 में कहा था कि जिन लोगों को राजनीतिक धार्मिक प्रताड़ना हो रही है पाकिस्तान में, उनको भारत में लाओ, उनको नौकरी दो। 1947 में गांधी जी ने कहा कि उनको सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करो। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलीफ में उनको पैसे देने चाहिए। मनमोहन सिंह ने 2003 में अडवाणी जी गृह मंत्री के सामने कहा कि बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा है उनको यहां पर आप बसाने का काम करो। अरे मोदी जी में जिगर था, मोदी जी में इच्छा शक्ति थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब ये बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और शाहीन बाग में जाकर के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बोलिए, ये काम ठीक है क्या? ठीक है क्या? और ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है वोट बैंक की राजनीति, देश पीछे वोट पहले। और हमारे मंशा है देश पहले वोट बाद में। इसलिए मैं आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। इस जगह से, इस क्षेत्र से रमेश जी ने सुनाया, मेरे लगभग 5 साल यहीं गुजरे हैं। मैं यहाँ की सारी स्थितियों को भी जानता हूँ और मैं आपसे सिर्फ निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सही मायने में देश की एकमात्र पार्टी जो सही नुमाइंदगी कर रही है, उसको आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले। ये ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व विश्व से लेकर के, देश से लेकर के मोहल्ले तक का नेतृत्व विराजमान है और लोगों की सेवा के लिए लगा हुआ है। आप सब लोग ऐसी पार्टी को साथ देंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।